डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे और कई सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, और इसके बाद इन पे और उन पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके सीबीएसई फाइनल एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट टाइप न्यूमेरिकल है वो भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम सेल। यू नो दैट सेल, बेटा क्या होता है कि सपोज करो आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के साथ में आपने कनेक्टिंग वायर ऐसे कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है, और फिर आपने इन वायर्स के साथ में एक इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक सेल बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। सेल के एक एंड पे हाई पोटेंशियल रहता है, दूसरे पे लोअर पोटेंशियल रहता है। ये जो आपने यहाँ कंडक्टर दिखाया है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो जाएगा, तो करंट उन इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बेसिकली कई बार स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि सेल इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करता है। ऐसा नहीं होता। A cell neither create electron or nor destroy electron. Okay, just cell का एक काम होता है कि सर्किट में एनर्जी सप्लाई करना, या यूँ समझिएगा कि सेल अपने दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है, एक एंड पे हायर, दूसरे एंड पे लोअर पोटेंशियल, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं इन ए ऑर्गेनाइज्ड वे। ओके, और इसको हम बोलते हैं, ये जो अपना है सेल का, आप फर्स्ट पॉइंट पे नोट कर सकते हो। तो मेन ये है कि आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सेल कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है। सेल कोई इलेक्ट्रॉन क्रिएट नहीं करता, ठीक है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करता। जस्ट ये पूरे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी चार्ज होते हैं उनका क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन रखता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट को एनर्जी सप्लाई करता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर सेकंड पॉइंट की बात करिए, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेल बेसिकली टू टाइप की होते हैं बेटा। टाइप ऑफ सेल की हम बात करें तो सेल बेसिकली टू टाइप की होते हैं। एक तो रहता है प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन सा होता है? दैट कैन नॉट बी चार्ज, कैन नॉट बी रिचार्ज। ऐसा सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकेंडरी सेल होते कौन सी होते हैं? विच कैन बी रिचार्ज, विच कैन बी रिचार्ज। जो सेल है डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, ठीक है, जिनको हम रिचार्ज कर पाते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं, जिनको नहीं कर पाते वो प्राइमरी सेल होते हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ में हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्या है कि बेटा सपोज करो आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने कनेक्टिंग वायर लगा रखी है, और वायर के साथ में आपने सेल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इस बात का ध्यान रखना बेटा। अब यहाँ पे ये जो सेल है, सेल के बाहर ये जो वायर कनेक्ट है, ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया है, ठीक है। और एक सेल के अंदर का मैकेनिज्म होता है। क्या होता है सेल के अंदर का मैकेनिज्म? मतलब आप इसको जूम करके देखें तो सेल कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। थोड़ी देर में इंटरनल रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं इसको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां से चलता हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से चलता हुआ और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के बाहर इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सेल के बाहर, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके कहाँ चलेगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको पता है करंट क्लोज पाथ बनाता है, तो यहाँ तो बीच में गैप आपको दिख रहा है ना, तो ये जो गैप दिख रहा है इसमें क्या होता है? अब बैटरी के अंदर है, बैटरी के अंदर की बात करें तो
तो सेल के अंदर जो करंट है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पॉइंट को आप याद कर लेना। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और आउटसाइड द सेल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इनसाइड ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये कहां मूव कर रहा है? इनसाइड द सेल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और आउटसाइड द सेल की बात करेंगे तो करंट फ्लो करेगा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ। छोटी छोटी बातें इनका आपको ध्यान रखना है। फिर एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल की ईएमएफ कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ये एक तरीके से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो भी सेल होता है उसका ईएमएफ क्या होता है? कांस्टेंट। ईएमएफ कांस्टेंट की बिना पे ऐसे लिखो, it is source of constant, ये constant EMF का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ constant EMF, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा? फोर्थ पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट है बेटा, ये आप नोट कर लेना। तो सेल का एक काम क्या है? फर्स्ट काम ये सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट क्या है? मेंटेन रखता है। दूसरा क्या है? दो टाइप के सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी को रिचार्ज कर सकते हैं, प्राइमरी को रिचार्ज नहीं कर सकते। थर्ड टर्मिनल में आउटसाइड द सेल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा सेल के, और इनसाइड द सेल करंट विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। क्यों होता है इनके बीच में इलेक्ट्रिक, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जो भी आपके सेल होते हैं उसमें आप देखते हो कि सेल के अंदर क्या होता है कि आयंस की मूवमेंट होती है, तो आयंस की मूवमेंट से सेल के अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है। थोड़ी देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बेसिक से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको सेल का, ठीक है। फिर एक सेल की जो सेल बेसिकली क्या होता है? सोर्स होता है कांस्टेंट ईएमएफ का, ठीक है। इन सभी पॉइंट को नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस के अबाउट स्टडी करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस के अबाउट तो सुना है, नॉर्मल रेजिस्टेंस से ये अलग होता है, ठीक है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कोई एक सेल कनेक्ट किया हुआ है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब इस सेल को मैं जूम करके देखूं, मतलब इस सेल के हम इनसाइड जाते हैं, तो सिनेरियो कुछ कैसा होता है? देखो, ये आपको पता है, जूम करके देखेंगे तो ये जो सेल है बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होता है? प्रैक्टिकली सिचुएशन ऐसी होती है कि ये हम यहाँ पे इस जोन में सेल बना देंगे, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है। और इस सेल में बेसिकली क्या रहता है? यहाँ पे आपके पास में दो इलेक्ट्रोड होती है। क्या होती है? दो इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, अब इन इलेक्ट्रोड का कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, दोनों इलेक्ट्रोड का, और इन इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइप का आपने सेल लिया है, कैसा बना रहे हो। तो हर कई डिफरेंट काइंड ऑफ सेल होते हैं, सब में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, ठीक है। फिर आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन, ठीक है, और न्यूट्रल एटम भी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम। अब सिचुएशन क्या होती है बेटा? मतलब क्या होता है कि इनके अंदर, इसमें जो सेल होता है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, और केमिकल रिएक्शन चलने से इन आयंस की मूवमेंट होती है। पॉजिटिव वाले आयन को मैं मूवमेंट इनकी दिखा रहा हूँ कहाँ पे? जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, और नेगेटिव वाले आयन कहाँ चल रहे हैं? जो इलेक्ट्रोड राइट में है उसकी तरफ। तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि पॉजिटिव आयन यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव आयन यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं।
फिर आप क्या कहोगे कि ये जो सेल है, सेल का ये टर्मिनल कैसा बन गया, पॉजिटिव, और सेल का ये टर्मिनल कैसा बन गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोड बन गई पॉजिटिवली चार्ज, या यूं कहिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये हाई पोटेंशियल पे आ गई, और ये वाली इलेक्ट्रोड क्या है, लोअर पोटेंशियल पे आ गई। तो ये तो अपना एंड हो गया हायर पोटेंशियल वाला, और ये बन गया लोअर पोटेंशियल वाला। ठीक है, अब और क्या होता है बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रोड है इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। कितना डिस्टेंस होगा, डी से दिखा दो, आर से दिखा दो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस हो गया डी। फिर ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी कंसंट्रेशन भी होते हैं, एक खास कंसंट्रेशन होती है। फिर आप क्या देखते हो कि जब इनसाइड द सेल ये आयंस मूव करेंगे, ठीक है, जैसे पॉजिटिव आयन इधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयन इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब सपोज करो जैसे पॉजिटिव आयन इधर मूव कर रहे हैं तो वो उसके पाथ में दूसरे आयन आएंगे, पॉजिटिव आयन आएंगे, वो आपस में कोलाइड करेंगे, या फिर वो किसी न्यूट्रल एटम के साथ में कांटेक्ट में आएंगे, तो उनके आयंस के पाथ में एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम नाम देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। वही जो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट में ये बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है। ठीक है, जब आयंस की मूवमेंट होती है तो आयंस न्यूट्रल आयन से कोलाइड करते हैं। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए और भी कई सारे फैक्टर हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम सिंबल स्मॉल r से दिखाएंगे। ठीक है, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। इन प्लेट के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का एरिया जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में दिखाएंगे कैसे, जैसे सपोज करो ये जो कोई कंडक्टर है तो हर कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, यहां मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आज के बाद जब भी हम सर्किट बनाएंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो, जैसे ये मेरे पास कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ठीक है, इसके साथ में मैंने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। क्या कनेक्ट कर रखी है, बैटरी। तो इस बैटरी का आपको ऐसे डॉटेड लाइन मिलेगी, और यहाँ यूँ लिखा होगा इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। ठीक है, अब क्या करना है, जब इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है इसके साथ में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करके दिखाना है। कैसे कनेक्ट करके दिखाना है, सीरीज में, एक ही पाथ के लो। ठीक है ना, क्या दिखाना है, एक ही पाथ के लो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ में ऐसे आपको सीरीज में दिखाना है। ठीक है, या जो पहले वाला जो रेजिस्टर लगा उसके साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, और ये बैटरी, ये आपके पास बैटरी नहीं, सॉरी सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो होपफुली ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई। डिस्कस करेंगे ईएमएफ के अबाउट। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, और यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है, आपकी बुक में ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन हो तो उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा आप यही करो। ठीक है, ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है, हमारे पास अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक सेल था। क्या था, सेल था। सेल के एक एंड पे पॉजिटिव
एक एंड पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक एंड हायर पोटेंशियल पे दूसरा नेगेटिव, लो ये लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, अब इस सेल को हमने ऐसे ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ ये दो इलेक्ट्रोड थी। ठीक है, एक हायर पोटेंशियल पे थी, दूसरी लोअर पोटेंशियल पे थी। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, ये जो सेल है इसके साथ में आपने कोई चीज कनेक्ट नहीं कर रखी है, सर्किट इज ओपन। भाई जैसे ये एक सेल है, इसके साथ में क्या मैंने कोई चीज कनेक्ट कर रखी है? नहीं कर रखी, तो ये सर्किट कैसा बन गया? ओपन सर्किट। ये सर्किट कैसा बन गया? ओपन सर्किट। ये भी ओपन सर्किट है। ठीक है, अब ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे। सिमिलरली ये वाला हायर पोटेंशियल पे, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, दोनों एक ही बात है। अब जब सर्किट ओपन हो और उस टाइम सेल के दोनों एंड पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम नाम देते हैं ईएमएफ को, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई हम दूसरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला कोई एलिमेंट कनेक्ट कर देंगे या कोई सर्किट कनेक्ट कर देंगे तो वहां वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या है कि ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस at two end of electrode of cell मतलब सेल के दोनों एंड पे एक ही बात है। It is the maximum potential difference at two end of electrode of cell, ठीक है, is called as EMF। इसी को हम EMF बोलेंगे और E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो EMF क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? EMF। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज करो मैंने एक सेल दिखा दिया। ठीक है, इस सेल का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव। अब इसके साथ में मैंने कुछ कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो अब मेरे को यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह एक वर्ड लिखना पड़ेगा E। ये EMF है। ये क्या चीज है? EMF है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो EMF क्या चीज होता है? EMF इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ, अब मैं आपसे यूं कहूं कि इसकी यूनिट क्या बनेगी? भाई ये है ही पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? वोल्ट बनेगी ना। क्या बनेगी? ठीक है, तो ये तो था ईएमएफ के अबाउट। ठीक है, अब क्या है कि हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, कई नाम है इसके, तो वो क्या होता है? ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, या इसको ये भी बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, देखना। अब क्या है, अब आपके पास में ये जो सेल है, क्या चीज है? यहाँ पे आपके पास सेल है। ठीक है, और इस सेल के साथ में आपने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, कोई एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R। इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो अब क्या कह रहे हैं कि क्या सेल के एंड पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अब ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। सर्किट क्या हो गया? क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट तो नहीं है, क्योंकि इसके साथ में आपने कुछ कनेक्ट कर दिया। तो कह रहे हैं कि अब बैटरी के दोनों एंड पे, सेल के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस E नहीं रहेगा, वो कम हो जाता है। कैसे कम होगा अभी बताएंगे, एक्सप्रेशन करेंगे उसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर आने से। तो अब यहाँ पे जो EMF किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, V में। ये V क्या चीज है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको हम बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज।
यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अब इसका दूसरा डायग्राम बनाए तो वो दूसरा डायग्राम बना दो इलेक्ट्रोड की टर्म में, ठीक है? ये इलेक्ट्रोड बना दो, ये सेल के अंदर का पोर्शन बनाया है, एक हाई पोटेंशियल पे दूसरी लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है? तो ये हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रोड, ये लोअर पोटेंशियल पे। अब इसके साथ में आपने क्या कनेक्ट कर दिया? कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R, ठीक है? अब इलेक्ट्रोड के दोनों एंड पे आप पोटेंशियल मेजर करोगे, इलेक्ट्रोड के दोनों एंड पे आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, तो वो क्या है? मैक्सिमम नहीं मिलेगा, पहले से कम हो जाएगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को अब जब आपको जो वैल्यू मिलेगी पोटेंशियल डिफरेंस की, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ इलेक्ट्रोड। कब? when सर्किट ओपन है या क्लोज है? क्लोज है ना बेटा, ठीक है? when circuit is closed, तो उस टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्लोज सर्किट होती है, ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, नोट कर। अब हम क्या करेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। वो देखो क्या है, हमारे पास ये सर्किट है, सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और हमारे पास यहाँ पे एक सेल है और सेल इसके साथ कनेक्ट है। और यू नो वेरी वेल, सेल का एक खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r, ठीक है? सेल का एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r, ओके? और एक बात बताओ, व्हेन इनिशियली सर्किट ओपन था, सर्किट क्या था? ओपन था। यहाँ की कनेक्ट है, क्या चीज है? की कनेक्ट है। तो जब सर्किट ओपन होता है तो सेल का ईएमएफ कितना होता है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ई होता है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ई, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये सर्किट कुछ ऐसे ही है ना, मतलब ये की है, यहाँ पे सेल है और सेल के साथ सीरीज में ये इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये एक्सटर्नल है, ये ईएमएफ है, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछूं, इफ की इज ओपन, जब की ओपन होगी तो उस टाइम पे क्या सर्किट में कोई करंट फ्लो होगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो इन सर्किट। सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है? देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मैक्सिमम एट एंड ऑफ सेल। सेल के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा, ठीक है? बट अगले स्टेप में हमें क्या कर देना है? हमने इस की को क्लोज कर देना है, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे की थी और इस की को मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे तो की तो क्या थी? ओपन, और यहाँ की को क्लोज कर दिया। क्लोज की का मतलब सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे सेल था और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस थी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब से क्लोज सर्किट हो जाएगा तो ये ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वोल्टेज में, ठीक है? ईएमएफ की ईएमएफ कितनी थी? ई थी। ईएमएफ कितनी थी? ई थी, ठीक है? तो ईएमएफ ई थी, सर्किट क्लोज हो गया तो अब सर्किट में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करेगा तो सर्किट में अब आप क्या दिखा दोगे? करंट, ठीक है? अब आपने सर्किट में क्या दिखा दिया? करंट। मैं आपसे पूछूं कि आप इस यहां से इस सर्किट से आप इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कर सकते हो क्या? देखो बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं?
ओम्स लॉ कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के इक्वल। अब यहाँ पे सर्किट में अपना पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, E, सर्किट में करंट कितना फ्लो किया, I, कुछ वैल्यू आई होगी, ठीक है। और सर्किट में जो रेजिस्टेंस है R, कितना रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस तो R ये है, दूसरा स्मॉल r ये है, और ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, एक ही पाथ में। और आपको पता है सीरीज में, क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो, जब रेजिस्टेंस किस में हो, सीरीज में हो, तो सीरीज में रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टर सीरीज में हो तो दोनों की रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। तो सिमिलरली यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये तो जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए बताया था, फ्रॉम ओम्स लॉ आप ये लिखोगे, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर है ये, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब I को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आर, ठीक है। और V नो V I इंटू आर, मतलब आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, मतलब आप ये लिखो आई आर को हम I इंटू आर को हम लिख देंगे V, और ये V क्या चीज है, ये पॉइंट A बोल दूं मैं, ये पॉइंट B बोल दूं, तो ये क्या चीज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, या इसको हम बोल देंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कितना है, V। IR को हम क्या पुट कर देंगे, V। तो E तो EMF ऑफ सेल है, और V क्या है, AB के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, IR को V पुट करेंगे, प्लस में I इंटू स्मॉल r। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर दो यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, E माइनस V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ से इधर करते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E माइनस V इज इक्वल टू I, R की वैल्यू हमें क्या करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो I इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा, R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे, किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, EMF में से वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दोगे, जो एक्चुअल सर्किट कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, और उसको डिवाइड कर दो सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब इसके साथ में बेटा आप ये करोगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट कर लेना। इसी रिजल्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नोट में लिखेंगे, आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, E माइनस V अपॉन में I, और आपको पता है सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो मैं यहाँ से I को V बाई R भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, I को V बाई R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R इज इक्वल टू E माइनस V, E माइनस V, I को क्या लिख दूंगा, V बाई R, ठीक है। तो ये अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, देखो E माइनस V अपॉन में V इंटू R, एक ये वाला फॉर्मूला बना, एक ये बना, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू, सेपरेट डिवाइड करो, E बाई V माइनस V बाई V, E बाई V माइनस V बाई V इंटू R। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, E बाई V माइनस 1 इंटू R, ठीक है। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस के ये तीन फॉर्मूले बन गए, ठीक है। और तीनों का ही यूज करके कई बार न्यूमेरिकल में आपको पता नहीं, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाए, ये वाला हो जाए, ठीक है, ये वाला हो जाए, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो नोट करें इसको एक बार। देखो इन नटसेल हमने अभी तक क्या सीखा, इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल R, और यहाँ पे एक सेल था जिसका EMF E था, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल r था, ओके, और सर्किट क्लोज था,
तो इस केस में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा कि हमने एक रिलेशन जो हमें मिला, वो रिलेशन क्या था, वो था कि V इज इक्वल टू E माइनस में IR। यही रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था ना, या आप इसको यूं भी लिख सकते थे, E इज इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो आपके पास में एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ठीक है, और आपने बैटरी लगा रखी है कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, और ये 12 वोल्ट इसका सेल का ईएमएफ है, और इसी के साथ सर्किट में आपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रखा। इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का है, ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं, अब ये वाली सिचुएशन आपको सामने दिख रही है, अब हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि सर्किट में बताओ टोटल करंट कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करोगे सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, तो क्या रूल रहेगा अपना। ठीक है, करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, देखो हम किसको यूज करते हैं, ओम्स लॉ यूज करते हैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब पूरे सर्किट की बात करें तो पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E। सर्किट में करंट कितना फ्लो किया, I। सर्किट में करंट कितना फ्लो किया, I। और सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों। तो यहाँ से आप पूरे सर्किट में करंट निकालना हो तो E अपॉन में R प्लस R लगा दोगे। ठीक है, E की वैल्यू कितनी थी, 12 वोल्ट, R रेजिस्टेंस कितना था, 10, स्मॉल r कितना था, 2। ठीक है, 12 अपॉन में 12, करंट कितना आया सर्किट में, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर का करंट हर जगह फ्लो करेगा सर्किट में इस तरीके से। ठीक है, अब इस वाले सर्किट को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। आपको पता है कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल ये था, इंटरनल क्या था, ये था, दोनों एक ही पाथ में कनेक्ट है, दिखा सकता हूं, और इसी के साथ में बैटरी कनेक्ट थी, कुछ बैटरी ऐसे कनेक्ट थी। अब सर्किट को मैंने ऐसे बना दिया, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब चाहे मैं इस सर्किट को ऐसे बना दूं, बात तो एक ही है ना। ठीक है, और इस सर्किट का ईएमएफ कितना है, इस सर्किट का ईएमएफ कितना था, 12 वोल्ट। सर्किट का ईएमएफ कितना था, 12 वोल्ट, और ये वाली वैल्यू थी 10 ओम की, ये वाली वैल्यू थी 2 ओम की, और सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, I। ठीक है, अब बेटा ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो इस वाले के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1, इसके अक्रॉस कितना होगा, V2। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस वाले केस में V1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकालोगे, IR1, I इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू कितनी है, 1, रेजिस्टेंस कितना है, 10, V1, मतलब इस वाले रेजिस्टर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ, 10 वोल्ट का, और जो स्मॉल वाला है इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, V2। ये क्या लिखोगे, स्मॉल I इंटू R। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, I की वैल्यू 1 है, स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट। और आपको पता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है उतना ही ये होता है। ठीक है, तो देखो 12 वोल्ट ये है, तो ये कितना 10, यहाँ कितना 10 वोल्ट, ये कितना 2 वोल्ट, तो दोनों 12 वोल्ट। अब हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने ये बोला था कि R के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ है। देखो ये जो V की वैल्यू मैंने सर्किट में आपको बताई, ये यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। ठीक है, ये V वोल्टेज ड्रॉप मैंने यहाँ पे एक A दिखाया था, एक पॉइंट B दिखाया था, मैंने बोला कि इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हुआ, V। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ठीक है, वो कितना था, IR, I इंटू R है, तो ये भी वोल्टेज ही ना। देखो एक बात बताओ, ये भी वोल्टेज है, EMF, तो वोल्टेज में वोल्टेज ही जोड़ सकते हैं, कोई करंट तो जोड़ नहीं सकते।
ठीक है, तो I इंटू आर क्या है, वोल्टेज, तो वोल्टेज में हमने वोल्टेज ऐड कर रखा है तभी वोल्टेज मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला रूल इस वाली सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। तो VE इज इक्वल टू V प्लस IR, इसलिए हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसका आपको थोड़ा प्रूफ भी करके दिखा दिया है। ठीक है, एक तरीके से आपका इस सर्किट से कंपेयर करें तो V तो बनेगा ये और IR बनेगा ये। ठीक है, और E है आपका ये। तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू आपको पता है V प्लस IR होता है। ये जस्ट एनालॉजी समझाने के लिए और कुछ नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। EMF कितना है 12 वोल्ट का, V की वैल्यू कितनी आई 10 वोल्ट, IR कितना, IR की वैल्यू कितनी आई V2 कितना मिला 2 वोल्ट, तो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही होती है। ठीक है, नोट करें। ओके, अब अपने पास क्वेश्चन है, ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 998 ओम connected across 2 volt cell whose internal resistance is 2 ohm, find current in circuit, potential difference across voltmeter और percentage error in voltmeter। देखो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, कई सारे फंडामेंटल आपकी क्लियर हो जाएंगे। देखो आपको ये CBSE में आया हुआ है, CBSE 19 में। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास एक वोल्टमीटर है, ठीक है, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वोल्टमीटर एक तरीके से एक्सटर्नल डिवाइस है। देखो रेजिस्टेंस हर इंस्ट्रूमेंट का होता है, रेजिस्टेंस में बोलता हूँ तो इसका मतलब कोई ना कोई मैंने डिवाइस कनेक्ट किया है। इट कैन बी AC, फैन, टीवी, बल्ब। ओके, तो ये वोल्टमीटर हमने कनेक्ट कर दी, एक वोल्टमीटर है हमारे पास और वोल्टमीटर को एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और सेल कितना 2 वोल्ट का। तो मैंने आपको बताया था ये सेल का क्या है, सेल कनेक्टेड अक्रॉस 2 वोल्ट। ठीक है, तो ये सेल का EMF है, क्या चीज है, EMF है। और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है, दैट इज 2 ओम। सेल का EMF कितना है 2 ओम। आपसे पूछा क्या है इसमें, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन आपको 998 ओम। आपसे पूछा सर्किट में बताओ करंट कितना है, तो बताओ। अब इसका डायग्राम बनाएं हम सिंपलीफाइड व्यू से। तो एक तरीके से तो एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये 998, ये 2, इनके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये आ गया 2। ठीक है, अब सेल के साथ में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया जाए और बताए कि सेल इतने वोल्ट का, तो उसकी EMF होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे पूछा सर्किट में करंट कितना होगा, तो ऐसा होने से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, डेफिनेटली करेगा। और आपको पता है I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, E अपॉन में R प्लस R। E की वैल्यू कितनी 2 वोल्ट, R कितना है 998 प्लस में 2, तो 2 अपॉन में 1000, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, या यूं कहिएगा कि 2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आपसे ये फर्स्ट पॉइंट तो आपने निकाल लिया। सेकंड पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा V, और इसके अक्रॉस में क्या कह देता हूँ V डैश। तो आपसे V डैश की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये तो कह नहीं रहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा ना, जहां रेजिस्टेंस होगी वहां ड्रॉप होगा वोल्टेज, क्योंकि करंट फ्लो करेगा, तो I इंटू R क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो आपसे इसके अक्रॉस पूछा है सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, I इंटू R। ठीक है, तो V को मैंने क्या बोला है, V को मैंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर। तो निकाल लोगे I की वैल्यू सर्किट में कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -3, R रेजिस्टेंस कितनी है 998। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16, 19 और 19 इंटू 10 की पावर -3। तो वोल्ट इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है 1.996 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, अब आपसे एक और चीज पूछी है, परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ये जो न्यूमेरिकल है, देखो बेसिकली वोल्टमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब ये जो EMF ऑफ सेल है 2 वोल्ट,
ठीक है। अब मान लो ये जो सेल है इसके साथ में ये डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है, पोटेंशियल मेजर करने का काम करता है, ठीक है। तो अब इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब इसका खुद का रेजिस्टेंस है ना, तो ये ईएमएफ नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है ना, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप ना होता तो ये पूरी की पूरी ईएमएफ की वैल्यू मेजर कर पाता ना, ठीक है। लेकिन अब ये जो मेजर करेगा, वो कितनी वैल्यू मेजर करेगा, 1.996 वोल्ट। मतलब आपके पास, आप मार्केट में गए और एक बैटरी खरीद के लाए, एक सेल खरीद के लाए, तो सेल के साथ में कोई चीज कनेक्ट नहीं थी, सेल बिल्कुल नया था, उसके दोनों टर्मिनल पे आपने कुछ कनेक्ट नहीं किया, तो उस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उस सेल की ईएमएफ होती है। क्या होती है? ईएमएफ। लेकिन अब आप उस ईएमएफ, कितनी ईएमएफ है उसको मेजर करने के लिए जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये जैसे आप वोल्टमीटर लगाओगे ना, तो आप ईएमएफ मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं मेजर कर पाओगे? क्योंकि उस वोल्टमीटर के अक्रॉस भी, वोल्टमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, उसमें से करंट फ्लो करेगा तभी तो रीडिंग देगा, डिफ्लेक्शन वगैरह होगा। तो उस सिचुएशन में कुछ ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाता है, वोल्टेज का, वोल्टमीटर के अक्रॉस। तो वोल्टमीटर कितनी रीडिंग मेजर करेगा? एक ऐसा सेल जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, तो उसका जो ईएमएफ है, जो एक ऐसा सेल जिसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, उसकी ईएमएफ ये कितनी बताएगा? ये वोल्टमीटर कहेगा कि 1.996 वोल्ट है, जो कि गलत है। अब लेकिन करें क्या, हम ये मजबूरी होती है, क्योंकि वोल्टमीटर जो डिवाइस हम बनाते हैं उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में रीडिंग अपनी कितनी थी, ईएमएफ की या मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस की या पोटेंशियल डिफरेंस की? पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम रीडिंग कितनी थी? 2 वोल्ट, ठीक है, जिसको हम ईएमएफ का नाम दे रहे हैं। मेजर कितनी कर रहा है वोल्टमीटर? 1.996। तो कह रहा है कि परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो थर्ड पार्ट में हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज एरर, कि वोल्टमीटर की रीडिंग में कितना एरर है। तो एक्चुअल में तो उसको ई मेजर करना चाहिए था, लेकिन उसने मेजर कितना किया? V अपॉन में, ये चेंज अपॉन में E माइनस V अपॉन में E, चेंज अपॉन में ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि जो चेंज होगा वो ओरिजिनल पे ही होगा ना, ठीक है, इनटू 100, और ये आ जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर में क्या करोगे? चेंज इन वोल्टेज कितना है, ओरिजिनल माइनस में मेजर्ड अपॉन में ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि चेंज ओरिजिनल पे ही निकलेगा ना, इनटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज एरर होगा, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी थी? 2, और मेजर कितना किया? 1.996 अपॉन में E की वैल्यू कितनी? 2 इनटू 100, और ये वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज 0.21। नोट करें। मेरे पास क्वेश्चन है, a battery of EMF E and internal resistance R gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm. ओके, एक तो कंडीशन ये गिवन है, दूसरे केस में क्या है? करंट ऑफ 0.25 एम्पियर विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो इस केस में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और जो सेल है या जो बैटरी है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है? ईएमएफ निकालना है। सेल का एक केस है, बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? जो आपके पास सेल है, सेल लिखना चाहिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपके पास में एक सेल है जिसका ईएमएफ E है, और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल r। और इस केस में सिचुएशन फर्स्ट क्या है? सिचुएशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि सिचुएशन फर्स्ट में सर्किट में से करंट फ्लो कितना कर रहा है? 0.5 एम्पियर। और कब? जब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो? 12 ओम का। सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि यही सेल है और यही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल वाले फैक्टर, सेल पे डिपेंड करता है ना, हर एक सेल का फिक्स इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इस सेल के साथ में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज ऑफ 25 ओम। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ करंट इज व्हाट? 0.25 एम्पियर। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ E एंड R। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट करनी है। तो यू नो दैट हमारे पास एक रिलेशन है, करंट I
इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ वगैरह ईएमएफ के बीच में, ठीक है। तो जैसे करंट, ईएमएफ और वोल्टेज के बीच का रिलेशन है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो हमें पता है E = V + IR होता है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें पता है E = V + IR। इस वाले केस में ईएमएफ कितना है E, ओके। V कोई बात नहीं, V को हम क्या लिख सकते हैं I × R, ठीक है, और प्लस में I × R, ठीक है। सो अब इस वाले केस में बेटा E की वैल्यू कितनी है? अब इस रिलेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हम डायरेक्ट यही रिलेशन हमें लिखना चाहिए था, E = I × R + R, ठीक। E की वैल्यू कितनी है? E सर्किट में करंट कितना 0.5, रेजिस्टेंस कितना 12 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना r। एक तो इक्वेशन अपनी बनी है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इस सेकंड सेल के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, तो आपको पता है, आप लिखोगे वीनो आप क्या लिख सकते हो I × R + R, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ सेम है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.25 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 25 का और इंटरनल सेल का आपको पता है सेम है। यहां से अपने पास इक्वेशन बन गई सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो। इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। देखो इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड करूंगा, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है आपकी E = 0.5 × 12 + R। फिर इसको इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है। इक्वेशन सेकंड कितनी है E में 0.25 × 25 + R। E से ही कैंसिल आउट करो, 0.25 से कैंसिल आउट करोगे 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 + r = 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24 + में 2r, ठीक है। 25 - 24 और ये 2r - r, जस्ट कैलकुलेशन है। R = 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आ गया है 1 ओम का, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका निकल गया। अब आपको फर्स्ट पार्ट आपका निकल गया। सेकंड पार्ट में आपको ईएमएफ फाइंड आउट करना था, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, आपकी ईएमएफ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये तो फर्स्ट पार्ट था। फॉर सेकंड पार्ट मैं क्या करूंगा, आपको पता है E = 0.5 × 12 + R, तो R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। E = 0.5 × 12 + 1, ठीक है। तो 13 हो गया ना, 13 का हाफ करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 6.5, तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 6.5 और वोल्ट कितना आ जाएगा 1। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नोट करिए। हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स है ये, ठीक है। एक तो डिस्कस करेंगे E वर्सेस R। पहले E वर्सेस R, ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो बेटा यू नो दैट E क्या चीज है, ईएमएफ है, और R क्या चीज है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या चीज है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैं आपसे पूछूं ईएमएफ एग्जिस्ट, ईएमएफ एग्जिस्ट कब करती है, व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट कैसा हो, ओपन, ठीक है। अब यहां पे देखो सिचुएशन कैसी, ये आपके पास सेल है, ठीक है। इसका ईएमएफ कितना है E, क्योंकि सर्किट कैसा है, ओपन है। और अब एक बात बताओ, अब सर्किट ओपन है, इसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईएमएफ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगा दिया तो भी ईएमएफ की वैल्यू वही है, और नहीं लगाया तो भी वही है। तो इनके बीच का आप ग्राफ देखोगे ईएमएफ और आर के केस में, देखो ईएमएफ की कुछ वैल्यू होगी, चाहे रेजिस्टेंस आप करेक्ट ना करो, क्योंकि सेल है, आपने प्रिपेयर तैयार किया है, एक सेल है, ठीक है, तो उसकी एक ईएमएफ तो होगी। तो अब उसके साथ वो सर्किट ओपन है, आपने कुछ लगाओ या ना लगाओ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है।
हाँ, लेकिन अब आप कहोगे सर न्यूमेरिकल में गिवन होता है ईएमएफ और फिर भी कुछ कनेक्टेड होता है, तो वो क्या होता है, वो आपको बताया जाता है कि जब इसके साथ में कनेक्टेड कुछ नहीं था सेल के साथ में तो इसकी ईएमएफ इतनी थी, और लेकिन सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वोल्टेज में। ठीक है, अब लिखो, अब ग्राफ डिस्कस करेंगे V वर्सेस R। ठीक है, मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। और बताओ ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस में कब चेंज होगी, जब सर्किट क्लोज होगा। तो लिखो क्लोज सर्किट, हम क्लोज सर्किट की बात करें तो क्लोज सर्किट में ईएमएफ वाला काम कौन काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जब सर्किट क्लोज हो जाएगा, जैसे मेरे पास ये एक सेल था, ठीक है, और सेल के साथ में आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब सेल के दोनों टर्मिनल पे यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V होगा, और वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ बन जाएगा सेल के दोनों एंड पे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ पे लिखो, इन क्लोज सर्किट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, बिकम V एट एंड ऑफ सेल। सेल के दोनों एंड पे, यहाँ कह दूं सेम ही पोटेंशियल है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, हर एक सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जो स्मॉल r होता है, सर्किट में फिर करंट भी फ्लो करेगा, सारे ही काम होंगे ना। और अब मेरे को ग्राफ V और R के बीच में ड्रॉ करना है, किसके बीच में ड्रॉ करना है, V और R के। ठीक है, तो V की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, फ्रॉम ओम्स लॉ। देखो कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना, रेजिस्टर कंडक्टर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू IR। इस सर्किट में I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां सेल का EMF कितना था, E। सेल का EMF कितना था, E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, सर्किट में करंट I फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कितना फ्लो करेगा, अभी हम बार निकाल रहे हैं। मैं इसको I को यूं लिख दूं E अपॉन में R प्लस R, तो बिल्कुल कोई गलत तो नहीं होगा। मतलब ये यहाँ जो सर्किट में करंट की वैल्यू है उसको मैं E अपॉन में R प्लस R ऐसे लिख दूं तो चलेगा। ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है V और R के बीच में, इसके बीच में V और R के बीच में। थोड़ा सा इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E अपॉन में इस R को मैं यहाँ इसके नीचे ले आऊं तो R प्लस R यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, V इज इक्वल टू E इंटू 1 प्लस R बाई R। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, इस वाले ग्राफ को आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। चलो देखो, अब मेरे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू, एक तो रिलेशन मेरे पास आया E अपॉन में R प्लस R इंटू R, एक तो ये रिलेशन आया, और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं इसको, E इंटू E अपॉन में 1 प्लस में R बाई R। ठीक है, ये मेरे पास मास्टर रिलेशन बन गया। अब एक बात बताओ बेटा, आपको पता है इफ R इंक्रीज करेगा तो V क्या करेगा, इंक्रीज। तो ग्राफ में जब R इंक्रीज करेगा तो V भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, पहले हम ग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे R कितना है, 0। ठीक है, तो लिखो इफ R इज 0, R 0 होगा तो V कितना हो जाएगा, 0। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में सिचुएशन आती है, इफ R बिकम इंफिनिटी, R को हम इंफिनिटी कर दें, R को हम इनफाइनाइट कर दें। देखो ये एक ही रिलेशन है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। R की वैल्यू हम इंफिनिटी कर दें तो देखो क्या बन जाएगा रिलेशन, B इज इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस R बाई R। आपने R को इंफिनिटी कर दिया, ठीक है, R को इंफिनिटी कर दोगे तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E अपॉन में 1 प्लस में
आर किसी भी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, v और e इक्वल हो जाएंगे। तो इन्फिनिटी पे v e के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, जब आप रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दोगे तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सपोज करो यहाँ पे ईएमएफ का हमें कोई पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इस ये मतलब जब r की वैल्यू इन्फिनिटी होने का मतलब r इधर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाए। ठीक है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हमारे पास और क्या सिचुएशन बनेगी, हमारे पास सिचुएशन बनेगी इफ r कितना हो जाए, r हो जाए स्मॉल r के इक्वल, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हो जाए, बैटरी का इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो इस केस में पोटेंशियल कितना रहेगा, देखो V इज इक्वल टू E इंटू R प्लस R, ये दोनों इक्वल हो जाए तो R प्लस R लिख दो इंटू R। ठीक है, कितना बना बेटा, E अपॉन में 2R इंटू R से R कैंसिल आउट हुआ, E/2। मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, मतलब सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे कैपिटल R इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो वहां पे इस पॉइंट पे जो E किसके इक्वल होगा, E/2 के V। देखो इस एक्सिस में हमने क्या दिखा रखा है, पोटेंशियल दिखा रखा है, वोल्टेज ड्रॉप, और इधर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा रखा है। ठीक है, तो करेंगे जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो क्या है, V किसके इक्वल हो जाएगा, E/2 के। ये पोटेंशियल है, इसके तरफ हमने वोल्टेज दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं वैल्यू E/2 होगी, कहीं E होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ की शेप कुछ ऐसे आएगी, ये वाला पॉइंट में इंक्लूड होगा ना, इस तरह से मिलेगी। तो नोट कर लेता हूँ। इसके बाद में V वर्सेस I ग्राफ और डिस्कस करेंगे, V वर्सेस I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इसी सिचुएशन के लिए सेल वाले केस में जब इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह सब एग्जिस्ट करता हो, तो इस केस में देखो यू नो दैट इक्वेशन हमें पता है, वी नो E इज इक्वल टू V प्लस में IR होता है, ये इक्वेशन होती है। अब यहीं से ही मेरे को V और I के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इस इक्वेशन में कुछ मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो एडजस्टमेंट क्या बनेगी, आप इसको क्या करोगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल टू E माइनस IR, इसको इधर लेके चले गए। ओके, और फिर फर्दर मैं इसको यूं लिख दूं, माइनस RI प्लस E, तो चलेगा। ठीक है ना, ये मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा है, क्योंकि मेरे को एक ग्राफ ड्रॉ करना है और मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन आपको याद है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लास 10th में पढ़ी है ना आपने। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है ना, तो ये तो आपकी बन जाएगी कौन सी एक्सिस, y का काम, y एक्सिस के लोग v हो जाएगा, x एक्सिस के लोग क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और स्लोप कितना हो जाएगा, -r। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव स्लोप वाली लाइन कुछ ऐसे आती थी, इस तरह का ग्राफ बनता था। ठीक है, तो हमारा भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग v दिखाएंगे, x एक्सिस के अलोंग y। तो एक पॉइंट मैं e यहाँ पे ले लेता हूँ, दूसरा पॉइंट b यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, हम a पॉइंट की बात करें तो एट ए पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, 0। ए पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो एक बात बताओ, इस वाले इक्वेशन से आपको पता है v इज इक्वल टू -RI प्लस E, करंट की वैल्यू 0 हो गई तो v और E क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या, यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा आपको, EMF का पॉइंट मिलेगा। ओके, फिर हम b पॉइंट की बात करें, एट बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे क्या 0 हो जाएगा, करंट वाली एक्सिस पे पोटेंशियल 0 होगा तो v 0 हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो आपको पता है v इज इक्वल टू RI प्लस E होता है, v की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -RI प्लस में E,
ठीक है, RI उधर चला जाएगा तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IR, ठीक है, और I को सॉरी E इज इक्वल टू IR, और यहां से आप I की वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा E अपॉन में R, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा E इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे कर लो, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आपको R की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा E अपॉन में I, क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू E अपॉन में I, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, ये किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VI ग्राफ। मतलब अब अपने पास एक और न्यूमेरिकल, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, सीबीएसई में इस टाइप की ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें आपको ग्राफ गिवन है, वोल्टेज और करंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में गिवन है, करंट एम्पियर में गिवन है, ये कुछ ग्राफ आपको गिवन है, एक ग्राफ पे कुछ पॉइंट आपको ABC गिवन है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख के आपसे पूछा कि फाइंड द EMF ऑफ सेल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, जस्ट देख के टिक करना होता है। अब एक बात बताओ, EMF कब सर्किट में एग्जिस्ट करती है, जब एक्सटर्नल सर्किट मिसिंग हो, ओपन सर्किट हो, ठीक है। तो EMF कहां पे होता है, इन ओपन सर्किट। EMF कहां पे होता है, वी नो EMF एग्जिस्ट करती है कहां पे, ओपन सर्किट में, और ओपन सर्किट में करंट कितना होता है, इन ओपन सर्किट करंट कितना होता है, 0। तो जब करंट 0 होगा तब देखो EMF कितनी होगी, ये ग्राफ यहां तक गिवन था, आगे एक्सटेंड करके दिखा रखा था। तो 1.2 और 1.6 के ठीक बीच में कहीं मिल रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब करंट 0 होगा तो यहाँ वोल्टेज इस पोटेंशियल डिफरेंस वाले एक्सिस के अलोंग जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि 0 करंट पे वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ओपन सर्किट हो गया ना 0 करंट का मतलब। तो इस केस में देखो यहाँ पे वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1.4। तो यहाँ पे EMF की वैल्यू हो जाएगी 1.4। कुछ बाद में हम बात करें, ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम करंट फ्रॉम सेल, कि सेल से मैक्सिमम करंट कितना होगा, ड्रॉ सेल से मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा, बताओ। सेल में से मैक्सिमम करंट कब निकलेगा, कितना निकलेगा, कुछ सोच के देखो, बताओ। देखो मैक्सिमम करंट होने के लिए, फॉर मैक्सिमम करंट होने के लिए मतलब क्या है, एक्सटर्नल जो आपका रेजिस्टेंस सर्किट में आप लगाते हो सेल के अक्रॉस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। देखो फॉर मैक्सिमम करंट V शुड बी 0, V की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पे देखो V की वैल्यू 0 कहाँ हो रही है, 0 पॉइंट, देखो ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है ना, ग्राफ यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे करंट, देखो करंट एक्सिस पे हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 0 है, कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.28 एम्पियर। सो फ्रॉम ग्राफ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.28 एम्पियर, और ये जो करंट की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में बोला कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब आपको ग्राफ गिवन हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था, E और I क्या करोगे, E और I का स्लोप निकाल लोगे, ठीक है, या E और I का रेशियो निकाल लो आप, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस वाले केस में आप निकालो। अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैक्सिमम तो आप क्या ले लोगे, EMF ले लोगे, और क्या ले लो, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम EMF की वैल्यू 1.4 मिली थी आपको, 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी मिली है, R अपने पास ये है ना, 0.28, ठीक है। तो इस केस में आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है, जब आप इसको पढ़ेंगे।
14 अपॉन में 10 और 100 अपॉन में 28, ठीक है। ये ऊपर कितना है 10, ये 2 5, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 5 ओम। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, नोट इट। बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की, तो सेल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, सेल के कंबाइन होने से बैटरी बनती है। तो सेल का कॉम्बिनेशन हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, एक पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यू नो सेल की हम बात कर रहे थे, तो सेल एक इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया था, ठीक है। एक सेल है सपोज करो और इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ दिखाना चाहो तो दिखा दो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दिखाने का मतलब रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं ऐसे रेजिस्टेंस वाला सिंबल दिखाता हूँ ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे पास ऐसे ऐसे n सेल है और सभी सेल की ईएमएफ एक जैसी है E, और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसी है, मतलब क्या आइडेंटिकल सेल है जिनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। अब इन सभी सेल को मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो क्या रहेगा। अब सपोज करो जैसे एक सेल ये है, दूसरा ये है, इस तरह से हम इनको अलोंग द लाइन कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सभी सेल है, ठीक है, और सभी सेल की ईएमएफ कितनी है, E है, ठीक है। और यहाँ पे आके टोटल, ये जो टोटल सेल्स की बात करें तो n सेल है और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। तो इस सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ओके। अब क्या है कि इन सभी सेल्स के साथ में मेरे को कोई एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सपोज करो मैंने, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ठीक है। तो बताओ कि सर्किट में कितना करंट होगा, ठीक है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अब बेटा क्या है कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपने n सेल कनेक्ट कर दिए तो उनकी टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी। बेटा जब सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल इस तरीके से कनेक्ट हो, जैसे एक सेल ऐसे लगा दिया, दूसरा सेल ऐसे लगा दिया, इस वाले सेल की ईएमएफ E1 है, इस वाले सेल की E2 है, तो इस कॉम्बिनेशन में जो नेट कॉम्बिनेशन बनेगा, इन दोनों से जो नेट कॉम्बिनेशन बनेगा उस सेल की ईएमएफ कितनी होगी, E होगी, और क्या होगा नेट ईएमएफ क्या होगी, दोनों की ईएमएफ का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। ये सेल अपना करंट फ्लो करेगा, इस वाले सेल से अलग करंट, मतलब ये वाला सेल, मतलब क्या है कि दोनों की ईएमएफ क्या है, कंबाइन हो जाएगी। आप ये समझो ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब ये वाली सेल सपोज करो इसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, इसकी कितनी है 4 वोल्ट है, तो अब इनके कॉम्बिनेशन से जो सेल बना है इनका कंबाइंड इफेक्ट या इफेक्टिव इनकी जो ईएमएफ होगी वो कितनी होगी, 2 + 4 6 वोल्ट के ऊपर। लेकिन ध्यान देना इस तरीके से कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पहले वाले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, ठीक है, इस तरीके से। और ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात करें, चलो ये तो वैसे ही मैंने बता दिया है सो दैट कि आपको अब दिक्कत ना हो। मैं टोटल ईएमएफ की बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल, आपको सभी सेल की ईएमएफ निकालनी है, कितनी है, मैं कह देता हूं सभी सेल की ईएमएफ कितनी है, E है। तो सभी सेल की ईएमएफ निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इस तरीके से ये अलोंग ए लाइन कनेक्ट है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो टोटल ईएमएफ क्या होगी, इनकी ऐड हो जाएगी, पहले वाली सेल की E, दूसरे की E, तीसरे की E अप टू n, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ की बात करूं तो मेरे पास जो टोटल ईएमएफ होगी, टोटल ईएमएफ की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, इसको E से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, ठीक है। टोटल ईएमएफ सेल की कितनी आ जाएगी, E+E+E, तो टोटल ईएमएफ होगी n टाइम्स ऑफ E, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बेटा एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दूसरे का R, तीसरे का R, अप टू R, मतलब n टाइम्स है,
ठीक है, और सारे सेल सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, सारे सेल सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज में रेजिस्टेंस है, मतलब सॉरी सभी इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है और सभी इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे टोटल निकालने के लिए। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आप इनका निकालोगे तो R प्लस R अप टू R, और ये कितना हो जाएगा n टाइम। तो कितनी हो जाएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी बेटा, R प्लस R n टाइम हम करेंगे तो कितना बन जाएगा NR, ठीक है। और अब मैं आपसे ये पूछूं इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो सर्किट में तो NR रेजिस्टेंस तो इन सभी की होगी और एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, वो कितना है कैपिटल R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि टोटल रेजिस्टेंस, अब ध्यान देना टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो क्या होगा जितनी इंटरनल है और एक्सटर्नल है दोनों को ऐड कर दो, तो इंटरनल कितनी है NR और एक्सटर्नल कितनी है R, तो ये तो होगी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की, ये हो गया टोटल EMF। और ऐसा होने से सर्किट में करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो करेगा I, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट, ये टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट या नेट करंट इन सर्किट। तो टोटल करंट इन सर्किट निकालोगे, आपको I की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल EMF को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल EMF कितनी है NE और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, एक तो कितनी है कैपिटल R, दूसरा क्या स्मॉल nr, तो आप क्या करोगे स्मॉल nr प्लस कैपिटल R, इनको ऐड कर दोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है बेटा। अब इसी के साथ में अब कुछ स्पेशल केस हम डिस्कस करें, स्पेशल केस, स्पेशल केसेस में क्या करोगे, फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इफ NR become very very greater than R, NR का क्या मतलब है, ये जो सारे सेल्स जिनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया है इन सभी की कंबाइंड रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब क्या है, ये जो सेल आपने कनेक्ट की इनकी तो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होगी 1000 ओम और आपने एक सर्किट में कनेक्ट कर रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम का, तो उस वाली कंडीशन में देखो ये कॉम्बिनेशन अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब NR बहुत बड़ा हो जाए R से तो R कैन बी नेग्लेक्टेड, R को हम हटा देंगे, R को हटा देंगे तो सर्किट में जो टोटल करंट आएगा वो कितना बनेगा NE अपॉन में, R को हटा दोगे तो क्या बनेगा N अपॉन में R, ठीक है। तो I कितना बन जाएगा E बाई R, मतलब ये तो वही कंडीशन होगी ना जब एक सेल में करंट, एक सेल से भी तो इतना करंट फ्लो कर सकता था, देखो करंट की वैल्यू E बाई R है, ठीक है। तो मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट यूजफुल, ये कॉम्बिनेशन अपने लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि करंट की वैल्यू नहीं बढ़ी यहाँ पे, ओके। फिर दूसरा स्पेशल केस क्या बनेगा, दूसरा स्पेशल केस ये बनेगा, अब दूसरी कंडीशन ये ले लो, इफ R बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, मतलब सभी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो कितना था 1000 ओम और आपने इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया 10000 ओम, एक्सटर्नल कितना कनेक्ट किया 10000 ओम, तो उस केस में देखेंगे कि क्या कंडीशन बनेगी करंट की। तो करंट हम निकालेंगे, तो जब R वेरी वेरी ग्रेटर देन NR होगा तो NR कैन बी नेग्लेक्टेड, हम NR को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उस केस में करंट की वैल्यू कितनी बनेगी I is equal to NE, I is equal to NE अपॉन में NR क्या बड़ा क्या है, अब R ग्रेटर है, R वेरी वेरी ग्रेटर होगा तो NR को नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा R। तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा, जो सिंगल बैटरी में से फ्लो कर रहा है उसका क्या हो जाएगा N टाइम्स हो जाएगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इट विल बी यूजफुल,
इट विल बी यूजफुल। अब इसमें करंट अपने को ज्यादा मिलेगा ना, ठीक है। अब हमारे पास है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सारे सेल है उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगेन हमारे पास जो सेल है सभी सेल की ईएमएफ ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस एक जैसा आइडेंटिकल सेल है। पहले हमने एन सेल लिए थे, इस बार एम सेल ले लिए, ठीक है ना। पहली बार एक अलग क्वांटिटी थी, इस बार कुछ अलग क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम सेल है, टोटल हमने एम सेल लिए हुए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, इन सभी सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब सभी सेल्स के पॉजिटिव एक पॉइंट पे और सभी सेल्स के नेगेटिव एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए। फिर इन सेल्स के साथ में आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, मतलब आपके पास में जो सेल्स थे सभी को पैरेलल में कनेक्ट करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब इस केस में आप एक बात बताओ, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट क्या रहेगी? क्या ईएमएफ ऐड हो जाएगी? ठीक है बेटा, ये कहानी कुछ ऐसे है, एक बैटरी थी आपकी 10 वोल्ट की, दूसरी बैटरी है 10 वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ में कोई एक कंडक्टर हम कनेक्ट करेंगे तो कुछ देखिए, ये पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव पे, यहाँ पोटेंशियल सेम, तो ये पोटेंशियल यहाँ रहेगा, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, तो यहाँ ये सेम रहेगा। मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे भी इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ई है, इसका ई है, इसका ई है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ रहेगा वो ई ही रहेगा। पैरेलल में ईएमएफ क्या रहेगी, सेम। सीरीज में तो ईएमएफ क्या हो गई थी, ऐड, पैरेलल में सेम, क्योंकि ईएमएफ होती तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। अब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो रजिस्टर वाला केस याद है, 3 रजिस्टर को सीरीज में क्लास 10th में हम कनेक्ट करते थे, तो उसमें इस वाले के अक्रॉस ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप V1 होता था, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप निकालते थे, तो तीनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देते थे। तो सीरीज में पोटेंशियल ऐड हो जाता है या ईएमएफ ऐड हो जाती है, और पैरेलल में क्या रहता है, सेम, ठीक है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में क्या रहेगा, सेम। फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो एक बात बताओ, इस वाले सेल की ईएमएफ स्मॉल आर है, इसकी स्मॉल आर है, इसकी स्मॉल आर है, इसकी स्मॉल आर है, मतलब सारी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है। एक तरीके से ये सर्किट कैसे बना हुआ है, कुछ रेजिस्टेंसेस है हमारे पास, ठीक है, और वो ऐसे कनेक्ट है पैरेलल में। तो अब इस मैं आपसे पूछूं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो टोटल निकालने के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, कैसे निकालते हो आप कैसे निकालते हो, यहाँ पे हम निकालेंगे 1/R इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 1 में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं हम इसको, इफेक्टिव या टोटल, 1 में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 1 में इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, 1/R प्लस में 1/R प्लस में 1/R अपॉन में 1/R, कितने टाइम, m टाइम, कितने टाइम, m टाइम, ठीक है। फिर मैं यहीं पे इसको हम सोल्व करें तो 1/R इफेक्टिव कितनी बन जाएगी, 1 + 1 + 1 + m टाइम, तो 1 को m टाइम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, m अपॉन में r, ठीक है। 1/R को m टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, m/r, ठीक है। तो यहाँ से हमें टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, R/m, कितनी हो जाएगी, R/m। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी कितनी बन जाएगी, R/m, ये कितनी बन जाएगी, R/m, ठीक है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी इतनी बनी। टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसके साथ में हमने रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट कर रखा है, एक्सटर्नल, कैपिटल R, और सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जितनी इस कॉम्बिनेशन की है और जितनी एक्सटर्नल है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो टोटल कितनी थी, एक्सटर्नल कितनी थी, R, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी थी, R/m, कितनी हो जाएगी, R/m, ये टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ से भी इन सभी बैटरी से करंट आएगा, और मैं कह रहा हूँ टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। तो I करंट की आप वैल्यू निकालोगे, तो टोटल करंट की वैल्यू सर्किट में निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस चीज का ध्यान रखना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है,
करंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल ईएमएफ कितनी है E, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितनी थी, यहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी R प्लस पे M, R प्लस कैपिटल R प्लस में स्मॉल r बाई M। ये हमारा क्या हो गया, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है टोटल, उसकी वैल्यू। अब हम स्पेशल केस ले लेंगे, ठीक है। स्पेशल केस ले लो आप, स्पेशल केस, ठीक है। हाँ, एक चीज और देखना बेटा, ये टोटल जो आपने निकाली थी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसको आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना आप, ठीक है। तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, R इफेक्टिव से। R इफेक्टिव टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो फर्स्ट केस की बात करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, इफ R बिकम वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r बाई m, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे कि करंट की वैल्यू कितनी है, तो E अपॉन में, अब जब R वेरी वेरी ग्रेटर देन R बाई m होगा तो R बाई m को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा E बाई R, ठीक है। मतलब ये तो करंट की वो वैल्यू मिली ना, जो ये काम तो सिंगल सेल भी कर सकता था, ठीक है। तो दिस इज द करंट ड्रॉन बाय सिंगल सेल। तो ये कॉम्बिनेशन का यूजफुल है, नहीं यूजफुल है तो आप लिखोगे नॉट यूजफुल, ये कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं है। हमें तो करंट ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा बैटरी लगाने का मतलब क्या था, ताकि हमें ज्यादा करंट मिले, ठीक है। फिर सेकंड केस, ये वो कंडीशन थी जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो और इनके अक्रॉस आपने बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लगा रखा हो, ओके। फिर हम बात करेंगे सेकंड, इफ स्मॉल r by m is very very greater than r, मतलब आपने जो सेल उस वाले केस में फिर क्या होगा, आप करंट की वैल्यू आप निकालोगे तो I is equal to E अपॉन में, फिर R को नेग्लेक्ट कर देंगे, R स्मॉल हो जाएगा तो ये बन जाएगा R अपॉन में M, ठीक है। इसको आप लिख दोगे M टाइम्स ऑफ E अपॉन में R। तो अब यहाँ पे जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो आपको M टाइम्स मिलेगी जो सिंगल बैटरी से सप्लाई होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ऑब्वियसली बात है, इसमें करंट ज्यादा मिलेगा, M टाइम्स मिलेगा, ठीक है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूजफुल, ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, यूजफुल। नोट करें, हमारे पास क्वेश्चन है मिक्स्ड ग्रुप ऑफ सेल। बेटा ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। देखो अभी जो हमने सीरीज और पैरेलल किया है ना, उसका कॉम्बिनेशन कर दिया। हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे आप ये सेल देख रहे हो, ये सभी सेल का ईएमएफ कितना है, E। आपके पास में ईएमएफ वाले सेल है, N सेल है, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। एक रो में कितने हैं, N सेल है, और हर एक सेल की ईएमएफ कितनी है, E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, R। सभी को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और ये मैं बात कर रहा हूं एक रो की, एक लाइन की, ठीक है। अब ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 अप टू m लाइन है। मतलब एक लाइन में, वन रो में n सेल है, सभी सेल का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सीरीज में कनेक्ट है। फिर ऐसी कई सारी रोज पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया और पैरेलल ऐसे हो गया। You're getting my point? और पैरेलल में कितनी सेल्स कनेक्ट है, m, मतलब m रोज बनेगी, टोटल कितनी बनेगी, m रोज, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे। एक रो में n सेल है तो m रो में कितने सेल होंगे, एक रो में n सेल है, m रो में कितने सेल होंगे, m into n, कितने हो जाएंगे, m into, भाई एक लाइन में मान लो कि 10 सेल हैं, तो आपके पास ऐसी 10 लाइन हो तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 10 into 10 100 ना। तो एक रो में n सेल है, हमारे पास रोज कितनी है, m रोज है, तो टोटल सेल इस कॉम्बिनेशन में कितने होंगे, मिक्स ग्रुपिंग की है इसमें, m into n, ठीक है। फिर ईएमएफ ऑफ ए सेल, एक सेल की ईएमएफ कितनी है, E, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि एक रो की, एक लाइन की ईएमएफ कितनी बनेगी, तो देखो E सभी, आप देखो ये सीरीज में कनेक्ट है ना, तो आपको पता है सीरीज में सारी की सारी ईएमएफ ऐड हो जाएगी। एक की E है तो ऐसे n की कितनी हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ E, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि पूरे सर्किट की
पूरे सर्किट की ईएमएफ कितनी होगी। देखो इसका कंबाइंड सर्किट हम बनाए, इसका कंबाइंड सर्किट बनाए, इसकी ईएमएफ कितनी बनी Ne, फिर इसकी कितनी बनी Ne, इसी तरह इसकी कितनी बनी Ne, ठीक है, इसकी कितनी बनी Ne। फिर क्या सिचुएशन होगी, Ne ईएमएफ वाले सेल क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पूरे सर्किट की कितनी बन गई, Ne बन गई, क्योंकि पैरेलल में ये ईएमएफ या पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। तो टोटल सर्किट की ईएमएफ कितनी बनी, Ne। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। देखो पहले एक रो की, सिंगल इस रो की बात करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका R है, इसका R है, ये R n टाइम रिपीट कर रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी बनेगी, सारे सेल सीरीज में कनेक्ट है तो कितनी बनेगी, NR। कितनी बनेगी, एक रो की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, n टाइम्स ऑफ R। फिर आपसे पूछा गया है कि पूरे सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। अब कैसे कंडीशन होगी, ये होगी एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, NR, दूसरी का कितना, NR, तीसरी का कितना, NR, चौथी का कितना, NR, और कितने टाइम नीचे तक चलेंगे, M टाइम्स। कितने टाइम चलेंगे, M टाइम्स। तो यहाँ पे ये आप लिख लो M टाइम्स लिखो, M टाइम्स, ठीक है। तो अब इन सभी का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आपको सर्किट का निकालना हो तो आप क्या करोगे। देखो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन में R डैश। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं R डैश बोल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये NR रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है, तो आप क्या करोगे, 1 अपॉन में NR अप टू 1 अपॉन में NR, और ये कितने टाइम्स है, M टाइम्स है। कितने टाइम्स है, M टाइम्स है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूं 1 बाई R डैश। R डैश आपको पता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 1 बाई NR M टाइम ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, M अपॉन में NR। कितना हो जाएगा, M अपॉन में NR। और आपको तो R डैश की वैल्यू चाहिए ना, तो R डैश की वैल्यू इससे निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, MR डैश इज इक्वल टू NR, तो R डैश की वैल्यू आप निकालोगे तो NR अपॉन में M, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितनी आई, NR अपॉन में M, डन, ठीक है। अब आपसे पूछा कि सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, जितनी टोटल इंटरनल है और इसके साथ में देखो एक एक्सटर्नल भी लगा हुआ है, डोंट फॉरगेट दिस वन। ये कैसा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन सभी सेल्स के साथ में जो मिक्स ग्रुपिंग के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट था, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कितनी हो जाएगी, जितनी इंटरनल है, इंटरनल टोटल कितनी आ गई, ये आ गई NR अपॉन में M प्लस में जितनी एक्सटर्नल है। अब जब ऐसे कॉम्बिनेशन होगा तो सारे सेल्स मिलके करंट सप्लाई करेंगे पूरे सर्किट में, कितना होगा I, उस I करंट की वैल्यू हम बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो करंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, टोटल ईएमएफ जो सर्किट की है, टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस किसका, सर्किट का कितना है, तो I की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो टोटल ईएमएफ कितनी है, टोटल ईएमएफ सर्किट की कितना है, N इंटू E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमने यहाँ फाइंड आउट किया था ना, ये देखो ये रहा दिस वन, तो कितना होगा NR अपॉन में M प्लस में R। ये वैल्यू किसकी आ गई, सर्किट में टोटल करंट की, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट कर सकते हो, कुछ बातें और कर दी हमें, करंट की कंडीशन, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल ही इजी टॉपिक है, इसमें कहीं पे भी आपको एफर्ट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि टॉपिक लेंथी हो रहा है आपका, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा का पूरा। अब एक बात बताओ बेटा, आपके पास में करंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, NE अपॉन में, यहाँ में M LCM ले लूँ, ठीक है, तो कितना बनेगा NR प्लस में MR, फिर M ऊपर चला जाएगा तो I की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगा,
ये m ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा mne अपॉन में nr प्लस में mr, ठीक है। फिर लिखो इट कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम। हमारे पास एक मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम है, उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं क्या कि I will be मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होगा इफ, कब मैक्सिमम होगा, इफ mr और nr की वैल्यू, यहाँ पे देखो mr और ये जो nr और mr दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल। मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे इफ nr और mr इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये हम प्रूव कर सकते हैं बेटा कि जब ये कंडीशन हो जाएगी तो उस कंडीशन पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। यदि आपको डेरिवेशन लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं डेरिवेशन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, हर बुक में गिवन होता है, ठीक है। सो अब हम बात करें तो ये वाली तो कंडीशन होगी। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, स्मॉल आर की। स्मॉल आर की वैल्यू मैं निकालूँ तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालूँ, कैपिटल आर की वैल्यू निकालूँ तो इट विल बी n इंटू स्मॉल आर अपॉन में m, n इंटू स्मॉल आर अपॉन में m। और ये वाली वैल्यू n r अपॉन में m हमने यहाँ पे भी स्टडी की थी, और ये r डैश किसकी वैल्यू थी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और r क्या था, कैपिटल R, ठीक है। तो सो लिखो, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, ठीक है। यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, r इज इक्वल टू एन आर अपॉन में m को हम क्या पुट कर सकते हैं, r डैश, क्या पुट कर सकते हैं, r डैश। तो इसमें आप क्या लिखोगे, नोट करो मेरे साथ, ठीक है। लिखो I will be maximum in circuit, सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, इफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम इक्वल टू कैपिटल आर क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट मैंने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं और काफ़ी डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो आपका ये है टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इस पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करें, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में न्यूमेरिकल आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।